अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर फिज़िक्स के जो MCQs हैं 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन के, उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या टेक्निक्स अप्लाई होनी थी इन MCQs में जो कि इस साल आए थे। टोटल 33 MCQs थे, हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1। अच्छा, पहले ही बता दूं, ये जो निशानात लगे हुए हैं ना ऑलरेडी, ये जाहिर सी बात है मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किए थे तो उसने निशान लगाए थे। मैं जो निशान लगाऊंगा वो रेड से होंगे और वही करेक्ट होंगे, उनको फॉलो करना है, ठीक है। ये पहले वाले निशानात को मत देख लेना। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन द फॉरेनहाइट स्केल इज, जो एब्सोल्यूट जीरो होता है फॉरेनहाइट स्केल पे, वो किसके बराबर होता है? तो देखिए, आपको दो बातें तो पता होनी चाहिए। या फिर इसको भी याद रख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डायरेक्टली याद रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको फॉरेनहाइट में वैल्यू याद नहीं है तो एटलीस्ट आपको केल्विन में तो याद है ना, एटलीस्ट सेल्सियस में तो याद रखो। -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में। तो फॉरेनहाइट में जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 9Tc/5 और प्लस का आता है 32। तो हमने क्या करना है, हमने 9 को मल्टीप्लाई कराना है -273 से, क्योंकि सेल्सियस में एब्सोल्यूट जीरो का मतलब -273 होता है। एंड देन फाइनली इसमें प्लस करना है 32। तो जैसे ही आप इसको प्लस करोगे तो आप देखोगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का ऑलमोस्ट 460 के बराबर आता है। इस वजह से कभी कभार जो है वो 460 भी गिवन होता है ऑप्शन के अंदर, लेकिन करेक्ट आंसर है माइनस का 459.4 डिग्री फॉरेनहाइट। और आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रॉ। कोई भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी रॉ से जाहिर की जा रही है। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल इज डबल्ड एंड लेंथ इज हाफ, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है भाई। अब क्या बच्चे क्या करते हैं सवाल के अंदर, बच्चे क्या अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसको पढ़ के, टीचर्स भी। बात यह है कि जो रेजिस्टिविटी है वो बराबर होती है, अगर हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें तो ये होता है RA/L। तो अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आप जो है जो एरिया है उसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, लेंथ जो है वो उसको हाफ कर दो, तो समथिंग आंसर आएगा। बात ये है, रेजिस्टिविटी इस फॉर्मूले के जरिए मालूम तो की जा सकती है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक्चुअली मटेरियल पे डिपेंड करती है कि उस तार का मटेरियल क्या है। अब ये बताओ कि आधा करने पर या एरिया को डबल करने पर क्या मटेरियल बदल जाएगा? मटेरियल नहीं बदलता। जो मटेरियल है वो सेम रहेगा, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी सेम रहेगी। दैट्स वाई करेक्ट आंसर होता है रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर 3 है, अ वोल्ट मीटर इज एन आइडियल वन इफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज। वोल्ट मीटर तब बनता है जब एक गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगा दें। जितनी बड़ी रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना कम करंट पास होगा, जितना कम करंट पास होगा वोल्टेज उतने बेहतर मेजर हो पाएंगे। याद रखिए, अगर तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक आइडियल वोल्ट मीटर हो तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। जितनी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी वोल्ट मीटर उतना बेहतर आंसर दे पाएगा। लेकिन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एक्चुअली अवेलेबल नहीं होती तो हम बड़ी रेजिस्टेंस लगा के काम चला लेते हैं। नंबर 4, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर आल्सो नोन एज। जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एक्सेप्टर इंप्योरिटीज, डोनर इंप्योरिटीज, होल इलेक्ट्रॉन। सो पेंटावेलेंट जो कि 5वें ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, सी को हटाओ, वो जो है वो डोनर इंप्योरिटीज कहलाती हैं, क्योंकि जब भी हम लोग ये वाली डोपिंग करते हैं, डोनर डोपिंग करते हैं, तो नतीजे में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के काबिल होते हैं, इस वजह से उन्हें डोनर इंप्योरिटीज कहते हैं। Number 5, the relativistic mass of 5 kilogram ball observed by observer moving with a speed equal to the speed of light। तो देखिए जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे मास वेरिएशन का, m बराबर होता है m0 √1 - v²/c²। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो मास है 5 किलोग्राम वाली बॉल का, यानी कि इधर तो 5 आएगा, और जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, यानी कि ये हो जाएगा c²/c²। अब जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना इस वाले फैक्टर को, तो c² डिवाइड बाय c² 1 के बराबर आएगा। 1 - 1 हो जाएगा 0, यानी कि इधर आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 0। और किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड कराते हैं तो आंसर आता है इनफाइनाइट। इस वजह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। नंबर 6, एन इंटेंस मोनोक्रोमेटिक नैरो एंड कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। इंटेंस हो, मोनोक्रोमेटिक हो, नैरो हो, कोहेरेंट हो, तो उस लाइट को कहते हैं लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नंबर 7, द फोर्स दैट होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। एक फोर्स होती है
जो कि न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखती है। फोर्स की बात हो रही है, अगर एनर्जी की बात होती तो हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, उस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स उनको आपस में बाइंड करके रखती है जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं। भाई अब कूलम फोर्स भी आप लोग सोच सकते हो, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है, तो वो बाइंड थोड़ी करेगा, बाइंड करेगी न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 8, द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस, पॉजिट्रॉन। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन गामा रे की होती है, और ये हम पढ़ते भी हैं चैप्टर नंबर 20 में जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन होती है वो अल्फा पार्टिकल की होती है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 बल्ब्स हैं 10 वॉट के, 20 वॉट के और 30 वॉट, 40 वॉट, उनको सीरीज में जोड़ा गया है। तो कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा जलेगा, सबसे ज्यादा शाइन करेगा? अब देखो सीरीज में जोड़ा है तो एक बात तो कंफर्म है कि करंट सब में से सेम गुजरेगा, यानी कि करंट कांस्टेंट रहेगा। शाइन करना कि कितना वोल्टेज किसको मिल रहा है, जितना वोल्टेज मिलेगा उस लिहाज से वो शाइन करेगा। और ये आपको पावर्स दी हुई है। तो देखो एक रिलेशन है, P बराबर होता है I इंटू वी के। अब I यहाँ पे कांस्टेंट है ना, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, यानी कि पावर डायरेक्टली डिपेंड करेगी वोल्टेज पे। वोल्टेज जितना ज्यादा, पावर जितनी ज्यादा होगी वोल्टेज उतना ज्यादा मिलेगा। तो सबसे कम पावर 10 वॉट की है, इसको सबसे कम वोल्ट मिलेगा, यानी सबसे कम जलेगा। और ये जो 40 वॉट वाला है, इसके पावर सबसे ज्यादा है तो इसको वोल्टेज सबसे ज्यादा मिलेगा। वोल्टेज सबसे ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब वो शाइन सबसे ज्यादा करेगा। 10 photoelectric effect proves this nature of light, wave, particle polarization, diffraction। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहली मर्तबा हमें पार्टिकल नेचर को जाहिर करता है लाइट के, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन हो रहे हैं। इससे पहले पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं पता चला था। आइंस्टाइन ने जब एक्सप्लेन किया था तो उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन एक वक्त में एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो पार्टिकल नेचर है वो हमें पता लगता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए। 11, if the number of electrons in excited state exceeds the number of electrons in the ground state। अगर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है, जो कि होना तो नहीं चाहिए। एक्चुअल पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और हायर ऑर्बिट में कम होते हैं। बट जब भी ऐसा होता है तो हम इसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो इन्वर्स हो गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। 12, a current of 9 एम्पियर फ्लोज इन अ सर्किट। 9 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो करता है। 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों के तीनों को पैरेलल जोड़ा है, इस मर्तबा वोल्टेज सेम रहेगा। इफ ईच रेजिस्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 ओम। अब करंट रेजिस्टेंस भी सेम है, सबके सब 5 ओम के हैं, तो तीसरे वाले रेजिस्टर में करंट कितना होगा? अब देखो यहाँ पे सर्किट बनी हुई भी है। अगर यहाँ से 9 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो सबसे कम करंट उससे गुजरता जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती। अब बात यहाँ पे ये कि तीनों के तीनों 5 ओम के हैं, तो इसका मतलब ये जो 9 एम्पियर करंट आ रहा है वो तीनों में बराबर जाएगा। तीनों में बराबर जाने का मतलब हो गया कि हमारे पास हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 3, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि हर एक से गुजरेगा 3 एम्पियर करंट और टोटल हो जाएगा 9 एम्पियर के बराबर। इफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल देन द मटेरियल इज। फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 किस्म का होता है, या तो लार्ज होता है, या तो नैरो होता है, या तो होता ही नहीं है। जब ये नैरो फॉरबिडन गैप नहीं होता तो उसे कंडक्टर कहते हैं, अगर लार्ज होता है तो इंसुलेटर कहते हैं, और अगर नैरो या स्मॉल फॉरबिडन गैप होता है देन इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, जब फॉरबिडन गैप जो है वो नैरो होगा। 14, इन दिस प्रोसेस मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। पेयर प्रोडक्शन के अंदर एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है। कॉम्पटन इफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बदलती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ऐसा नहीं होता। एनाहिलेशन ऑफ मैटर, मैटर की तबाही, इसी के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में आके कंबाइन होते हैं, टकराते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और प्रोड्यूस हो जाती हैं 2 गैमा रेस। और इस प्रोसेस को हमने क्या देखा कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसकी भी एनर्जी एच नहीं होती है, इसकी भी एनर्जी एच नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड एनाहिलेशन ऑफ मैटर। 15, लेजर प्रोड्यूसेस 3 डायमेंशनल इमेज इज कॉल्ड होलोग्राम कहते हैं। होलोग्राम्स बनते हैं, ये लेजर की एप्लीकेशन के अंदर एक अहम पॉइंट है, बार बार मैं बच्चों को बताता हूँ, उसको याद रखा करो। लेजर के जरिए जो 3 डायमेंशनल इमेज बनते हैं उनको होलोग्राम कहा जाता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, ये जो यूरेनियम है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं हमने। तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास Z की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास A की वैल्यू। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब होता है एटॉमिक मास में से
आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, एटॉमिक मास है 235 और 235 में से आप माइनस कर दें 92, आंसर आ जाएगा 143। सी 143 करेक्ट है। 17 एक ट्रांसफार्मर है जो कि या तो स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है एनर्जी को, ऑल्टरनेट करंट को, डायरेक्ट करंट को, या दोनों को। याद रखिए ट्रांसफार्मर डीसी में काम करते ही नहीं, ट्रांसफार्मर सिर्फ काम करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में। इसी वजह से जो ट्रांसमिशन होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की होती है, क्योंकि जब तक ऑल्टरनेट नहीं करेगा, जब तक चेंज नहीं होगा ईएमएफ, तब तक स्टेप अप स्टेप डाउन वगैरह का मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं बनती। 18 द सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन या होल्स, उन्हें इमिटर कहते हैं। याद रखो ट्रांजिस्टर के 3 हिस्से होते हैं, इमिटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। तो बेसिकली जो चार्ज कैरियर्स को ट्रांसफर करने का काम होता है वो इमिटर का होता है, और इसका नाम भी है इमिटर, ये आगे की तरफ बढ़ाता है। 19 in pair production the electron and positron move in opposite direction to conserve momentum। पेयर प्रोडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं ताकि जो मोमेंटम हो वो कंजर्व रहे। ठीक है, मास तो कंजर्व रहता ही रहता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एनर्जी भी हो जाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रेवल कर रहे हैं। याद रखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, ये तीनों तो कंजर्व हो ही नहीं सकते ना डायरेक्शन को अपोजिट करने से। डायरेक्शन के अपोजिट होने से वाहिद एक चीज कंजर्व हो सकती है और वो है मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 20 इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी इज डबल्ड, एरिया को आधा कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। तो सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि क्या कर दिया, एरिया को आधा कर दिया, तो ए ओवर 2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे रहेगा। डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो 2d हो जाएगा। रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 2s आर 4d। अब ये पूरी चीज़ तो सी के ही बराबर है, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा सी ओवर 4। इस सूरत में जो कैपेसिटेंस है वो 1/4 हो जाएगी अगर हम, और देखो याद रखो बढ़ तो सकती ही नहीं है ना, हमने एरिया को कम कर दिया, डिस्टेंस को ज्यादा कर दिया, होनी तो कम ही चाहिए, और वाहिद एक ऑप्शन है कम वाला, वो C/4 है, बाकी सब सेम तो रहती नहीं है वगैरह वगैरह। 21 इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय, इंड्यूस्ड ईएमएफ हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते किस चीज से, फ्लक्स के चेंज से कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मूवमेंट ऑफ कॉइल के जरिए भी कर सकते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग सोर्स से भी होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। डीसी सोर्स से हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते इंड्यूस्ड ईएमएफ को। क्यों नहीं कर सकते, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह है करंट का चेंज होना, और डीसी सोर्स से जो करंट आता है वो एक कांस्टेंट अमाउंट में आता है, वोल्टेज या करंट में कुछ तब्दीली आ नहीं रही होती, जब नहीं आ रही होती तो इंडक्शन नहीं होगी। 22 thermodynamic process such as compression or expansion done very quickly will nearly be, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें कंप्रेशन या एक्सपेंशन बहुत क्विकली होता है तो उन्हें कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। याद रखो एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्क यही है कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस बहुत स्लो प्रोसेसेस होते हैं और जो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। बाकी आइसोकोरिक आइसोबैरिक के बारे में ऐसी कोई कहानी नहीं है। 23 an electron of mass m charge E is accelerated by a potential difference V, तो उसकी स्पीड को किससे शो कर सकते हैं, तो उसकी स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोगों ने याद भी रखना है और आप यूज भी करते हो, वो होता है V बराबर होता है 2VE ओवर m, कैपिटल V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए यहां पर बात सारी ये है कि जितना भी वर्क डन करता है QV या EV कर लो, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहां से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं V की, तो V की क्या वैल्यू बनेगी 2EV ओवर m, और ये V स्क्वायर का आंसर आएगा, और रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2VE ओवर m। बेसिकली जब भी हम कुछ वोल्टेज देते हैं तो उस वोल्टेज की वजह से जो वर्क डन होता है QV होता है या EV लिख देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में। वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर आ गई, अरेंज करके अंडर रूट 2VE ओवर m हो जाता है। 24 electric intensity at a point inside uniformly charged hollow sphere is given by, charged hollow sphere हो या कुछ या सॉलिड भी हो, उसके अंदर
जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो जीरो होती है। ठीक है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, कैंसिल कर देती हैं, और इन दी एंड जो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर वो जीरो होती है। 25. If work done in moving positive point charge along a surface is zero. अगर हमने पॉइंट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन किया और वो जीरो आ गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए, तो सरफेस कहलाती हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल का मतलब यहां से लेके अगर यहां तक मूव करा रहे हैं तो दोनों का वोल्टेज, दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तभी तो यहां से लेके यहां तक जाने के लिए जो हमें काम करना पड़ रहा है वो भी जीरो करना पड़ रहा है। 26. एक पार्टिकल है, मास m है, चार्ज q है, मोशनलेस रखा गया है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E के दरमियान में, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है mg/q। ये कैसे करते हैं? इससे पहले हमने अभी किया ना बैलेंस, काइनेटिक एनर्जी वर्क को बैलेंस करा। यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को और वेट को। मोशनलेस रखा गया है ना प्लेट्स के दरमियान में, ऐसे दो प्लेट्स हैं, चार्ज के दरमियान में मोशनलेस रखा गया है, न्यूमेरिकल भी यही है। ये बराबर होता है क्यू ई के, वेट बराबर होता है एम जी के। ई की वैल्यू अलग करोगे तो क्या बन जाएगा? mg/q। वही मैंने यहाँ पे बताया। 27. एक 12 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है और उसको हम 10 एम्पियर से चार्ज कर रहे हैं, तो चार्जर कितने वोल्ट का होना चाहिए? 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर 12 वोल्ट से तो ऊपर का होना चाहिए। तो 9, 11 तो वैसे ही गलत हो गए और 12 भी गलत हो गया, 13 ही सही होगा। और वो भी मैं चेक भी करवा देता हूं आपको ना। जो हमें चाहिए टोटल ईएमएफ वोल्टेज प्लस आईआर होता है। तो वोल्टेज कितना है उस बैटरी का? 12 वोल्ट है, प्लस करंट कितना है? 10 एम्पियर है, रेजिस्टेंस है 0.1, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1, और 12 प्लस 1 होता है 13 वोल्ट। ज़्यादा ही चाहिए होता है ना वोल्टेज चार्ज करने के लिए। 12 वोल्ट की बैटरी को 12 वोल्ट से थोड़ी चार्ज कर सकते हो, थोड़ा ऊपर से चार्ज करना पड़ेगा। 28. एक 2.2 किलोवाट इलेक्ट्रिक आयरन है जो ऑपरेट कर रही है 220 वोल्ट पर, तो जो करंट ये ड्रॉ करेगी वो कितना होगा? पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, और हमें करंट को मालूम करना है कि करंट कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। P बराबर होता है V इंटू आई, या I बराबर होता है P डिवाइड बाई V। तो P की वैल्यू कितनी है? 2.2 किलोवाट। 2 किलो का मतलब क्या हो गया? 1000, तो हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितने हैं? वोल्टेज है 220, 220 से 220 कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर करंट होगा इस केस के अंदर। 29. लेंज लॉ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है किस चीज का? ओम्स लॉ का, कूलम्स लॉ का, फैराडेज लॉ का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ का जो लेक्चर है उसके अंदर बार बार बता रहा हूं कि लेंज लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करता है। ऐसे कैसे हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं किसी भी तार के अंदर? यकीनन हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बेसिकली कन्वर्ट होगा इंड्यूस करंट में। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 30. When a charged particle enters in a magnetic field V and velocity V making angle theta, the trajectory of projectile will be। तो अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और कोई ना कोई उसकी स्पीड है, तो यकीनन उसके वो फोर्स अप्लाई होगी, और नतीजे में वो थोड़ा सा बेंड होता है, और बेंड होने के बाद जो उसका रास्ता है वो कैसा बनता है? वो बन जाता है सर्कुलर। बाकी अगर न्यूट्रॉन दाखिल होता है तो स्ट्रेट लाइन ही रहती है। 31. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन इज। जो मिनिमम एनर्जी पेयर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, बार बार बताया है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 0.511 एक रेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन का, और यही पॉजिट्रॉन का होता है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 32. अगर एल शेल है हाइड्रोजन एटम का, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? एल शेल का मतलब क्या हो गया? एल शेल का मतलब हो गया कि बात हो रही, देखो, के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इसके लिए n की वैल्यू 2 के बराबर होती है। एंगुलर मोमेंटम का एक आसान सा फॉर्मूला है NH/2 पाई। n कितना पुट करना पड़ेगा? एल शेल के लिए 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2H/2 पाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा H/पाई। ठीक है जी, तो ये हो गया एल शेल के बारे में। H/पाई ये वाला है। वैसे तो 2 पाई होता है, लेकिन वो सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 पुट करेंगे। 33. आइसोटोप, ये जो कार्बन का आइसोटोप है वो सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है? मेडिकल साइंस इंडस्ट्री, आर्कियोलॉजी में।
ये जो कार्बन है, कार्बन का ये वाला आइसोटोप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन आर्कियोलॉजी, और यही है करेक्ट आंसर। सो ये थे वो एमसीक्यूज जो इस ईयर में आए, और ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ये अलग से वीडियो अपलोड होगी, या हो सकता है हो चुकी हो। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सर्च करके जा सकते हो 2022 के सॉल्व न्यूमेरिकल। और ये हो गए एमसीक्यूज, आई होप समझ में आ गए होंगे, और कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।